Hi everyone, my name is Gulshan Shubham and I'd like to welcome you all to meetup number 40 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन पैकेज इन Dynamics 365 Business Central, previously known as NAV. आज के स्पीकर हैं आकाश शुक्ला. He's working as a functional consultant with IBM India. So Akash, over to you. Okay, thank you Gulshan. So आज का जो सेशन है वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन पैकेज पे है. सो जब भी हम कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ओके, एवरीथिंग, हम कुछ भी नया कभी भी फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन होता है या कभी भी हमें डेटा इंपोर्ट करना होता है, तो उस टाइम पे हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन पैकेज यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो शायद हम लोग यूज नहीं करते हैं या जानते होंगे, तो उसको भी हमने कभी यूज नहीं किया है. उतना प्रॉपरली हमने उसको देखा नहीं है, टेक केयर नहीं किया हुआ है कि एक बेसिकली ओके. सो बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर काफी सारी चीजें हैं, और कॉन्फ़िगरेशन पैकेज एक काइंड ऑफ मॉड्यूल है बिजनेस सेंट्रल के अंदर भी और नेविजन के अंदर भी. कॉन्फ़िगरेशन पैकेज रैपिड स्टार्ट, जिसको हम रैपिड स्टार्ट के नाम से जानते हैं. सो हम रैपिड स्टार्ट पे चलेंगे और वहां से क्या क्या प्रोसेस है एक कॉन्फ़िगरेशन पैकेज बनाने का, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ब्रीफ करते हुए कॉन्फ़िगरेशन पैकेज तक लेके आएंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट इन दिस बिजनेस सेंट्रल स्क्रीन. ठीक है, मैं अभी जो करंट इन्वायरमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं इंडियन लोकलाइजेशन यूज कर रहा हूँ और ये लेटेस्ट अपडेटेड इन्वायरमेंट है क्या कहते हैं बिजनेस सेंट्रल का. ठीक है, इसमें सबसे पहले तो एक, जैसा मैंने बताया कि बिजनेस सेंट्रल के अंदर रैपिड स्टार्ट एक मॉड्यूल है, तो मैं आपको पहले वो मॉड्यूल दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे हम ये सैंडविच आइकॉन पे क्लिक किया एंड देन रैपिड स्टार्ट. जब भी आपको करना है, यहाँ पे देखना है, तो आप रैपिड स्टार्ट यहाँ पे अगर सर्च करना है, तो आप जैसे ही रैपिड स्टार्ट लिखते हो, रैपिड लिखते हो, तो वैसे ही अंडर रैपिड स्टार्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रैपिड स्टार्ट आपको दिख जाता है. रैपिड स्टार्ट के अंदर काफी सारी चीजें हैं, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चनर, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज, कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स, क्रिएट जीएल अकाउंट जर्नल लाइंस, क्रिएट कस्टमर जर्नल लाइंस, वेंडर आइटम एंड कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट. ये सारी चीजें हैं, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलियर हम लोग किस चीज से हैं? कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से, क्योंकि अभी तक हम जितना भी यूज करते आए हैं वो सारा का सारा हम कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के थ्रू, डेटा का जब भी हम करते हैं वो प्रॉपर हम कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के थ्रू ही करते आए हैं. आज मैं आपको जो सबसे पहले बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट क्या है, हाउ डू वी क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट. कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है कॉन्फ़िगरेशन पैकेज को, कि कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट कॉन्फ़िगरेशन पैकेज को कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है, वो हेल्पफुल कैसे है किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे. कॉन्फ़िगरेशन जो वर्कशीट है वो हेल्पफुल कितनी है, वो आज मैं कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट पे आपको ये बताऊंगा, और वहां से कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट से फिर हम कॉन्फ़िगरेशन पैकेज बनाएंगे. ओके, सो वन थिंग जो कि सबसे पहले, अगर आप किसी भी कंपनी के लिए फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जनरली आपका ये डैशबोर्ड होता है. तो आपको भी पता है कि अगर ये डैशबोर्ड है, तो आप इसको अपने हिसाब से, आपका जो रोल है उस रोल के अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्टर दिस. ठीक है, ये सारे पैकेज तो स्पेशली इम्प्लीमेंटर के लिए, डेटा इम्प्लीमेंटर, डेटा न्यू कंपनी अगर आप बना रहे हो, तो बीइंग एन आईटी गाय, आपको एक रैपिड स्टार्ट का एक अलग से प्रोफाइल मिला हुआ है. वो प्रोफाइल जब भी आप यहाँ पे जाओगे, आप माई सेटिंग, ओके, माई सेटिंग में रोल्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे वो नहीं दिखता, बट वो ऑलरेडी बना हुआ है. अपने को उसको क्या करना होगा, इनेबल करना होगा. सो मैं जाऊंगा आपको पहले प्रोफाइल्स पे लेके, ओके, अंडर प्रोफाइल, यहाँ पे रैपिड स्टार्ट, ओके, रैपिड स्टार्ट सर्विसेज इम्प्लीमेंटर, ये एक क्या कहते हैं बना हुआ है, ये एक प्रोफाइल बनी हुई है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनेबल्ड वाला जो बूलियन है, बाकी जो इनेबल्ड है उसमें सब में तो ट्रू है, लेकिन इस पे फॉल्स है. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ये रैपिड स्टार्ट सर्विस इम्प्लीमेंटर बूलियन ऑन करना होगा. सो वी गो इनसाइड हियर, और यहाँ पे इनेबल्ड का ये बूलियन है, हम इसको करेंगे ऑन. ओके, वी टर्न दिस इनेबल. नाउ वी कैन सेलेक्ट दिस प्रोफाइल एज पर रैपिड स्टार्ट इम्प्लीमेंटर. सो मैं पहले अपनी प्रोफाइल चेंज कर देता हूँ. ओके, माय सेटिंग्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रैपिड स्टार्ट सर्विस इम्प्लीमेंटर. ठीक है, तो जैसे अपनी प्रोफाइल चेंज करते हो या रोल सेंटर चेंज करते हो, तो पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है,
और उसके बाद से जो नया डैशबोर्ड बन के आएगा वहां पे आपके रोल के अकॉर्डिंग कौन कौन से चीजें ऑटोमेटिक बुकमार्क होनी चाहिए, क्या पेंडिंग है और क्या वो सारी चीजें हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, सो ओके, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये मैंने एक नई कंपनी बनाई है, ब्लैंक कंपनी है, इसमें कोई डेटा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर आ रहा है कि यहाँ पे मेरे लिए बुकमार्क कैसे, मेरे यहाँ पे क्यूज में यहाँ पे बुकमार्क करके कौन कौन सी चीजें हैं, जिसमें वर्कशीट है, पैकेजेस हैं, टेबल्स, क्वेश्चनर्स एंड टेम्पलेट्स। ठीक है, तो वर्कशीट बोले तो कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट, तो यहाँ पे वर्कशीट पे मैं लेके चलता हूँ आपको। ओके, एक तो ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सीधे जाके वर्कशीट पे क्लिक करके जा सकते हो। अदर ऑप्शन इज यू कैन यूज दिस टेल मी आइकन एंड यू कैन टाइप कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट। वो उतनी ही ज्यादा आपको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, मतलब उतना ही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला कॉलम है, ओके, वो कॉलम है लाइन टाइप। यहाँ पे 3 तरीके के लाइन टाइप आते हैं, एरिया, ग्रुप और टेबल। ठीक है, तो एरिया और ग्रुप इन दोनों का यूज मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ टेबल। तो जैसे आप लाइन टाइप में टेबल सेलेक्ट करते हो, देन यू हैव टू क्लिक ऑन, लेट मी गो अंडर दिस टेबल। यहाँ पे टाइप मैंने लाइन टाइप में टेबल लिया और यहाँ पे टेबल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितनी भी टेबल आईडी है बिजनेस सेंट्रल के अंदर या नेविजन के अंदर, वो सारी की सारी टेबल आईडी आपको यहाँ पे पॉपुलेट होके दिख जाएगी। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक लेता हूँ सेल्स हेडर का। ओके, और यहाँ पे सेम एक और लेता हूँ सेल्स लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉलम्स है, एक एक बार में कॉलम ओवर। तो जैसे आपने यहाँ पे लिया ना टेबल आईडी आपने 36 ली, तो नेम ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो गया। ओके, अब ये सेल्स हेडर का यहाँ पे जो पेज आया, ये सेल्स लिस्ट आई। सेल्स लिस्ट बोले तो जितनी भी सेल्स इनवाइसेस अपनी बनी हुई हैं, तो ये जो है टेबल आईडी आपने सेलेक्ट की, तो रिलेटेड में पेज आईडी और पेज कैप्शन ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि आपको पता है लाइन का कोई पेज स्पेसिफिकली नहीं बनना होता है। आप जब कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हो तो वो हेडर के थ्रू ही जाता है। तो यहाँ पे ये सेल्स हेडर जो है, तो उसका सेल्स लिस्ट, और सेल्स लिस्ट में भी काफी सारी चीजें होती है ना, पोस्टेड, अनपोस्टेड काइंड ऑफ। अगर हम यहाँ पे देखें कस्टमर 18 नंबर टेबल जो सबके फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, तो 18 नंबर कस्टमर टेबल के लिए कस्टमर लिस्ट उसका पेज आईडी है और उसका पेज कैप्शन। तो जब भी आप टेबल आईडी सेलेक्ट करते हो, ओके, जब भी आप यहाँ पे टेबल आईडी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, Just a moment, I'm checking why this now it's visible, right? Oh, Yeah, it's okay. visible. Thank you. Akash, just start explaining from 1 minute back. I believe कुछ messed हो गया होगा तो no problem. हम वापस से थोड़े पीछे से explain करते हैं. I thought it is a network issue. That's it. Okay, thank you. ओके, सो बेसिकली अभी तक मैं आपको ये बताया था कि वर्कशीट पे मैं आपको बताया था कि जब भी आप रोल सेंटर पेज पे, आई होप कि मैं थोड़ा सा पीछे से लेके जाता हूँ फिर स्टार्ट से करेंगे। तो वर्कशीट पे था मैं, जब भी मैंने वो प्रोफाइल चेंज की थी अपनी रैपिड स्टार्ट इम्प्लीमेंटर, पहले उसको प्रोफाइल में इनेबल किया था, देन आई सेलेक्ट दैट रोल, स्पेसिफिक रोल फॉर माई सेल्फ। और जैसे मैंने वो रोल चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्कशीट्स और वो पूरे क्यूज सब कुछ ऑटोमेटिक बन के आ गए। तो उसके बाद यहाँ पे वर्कशीट है, आप यहाँ ये इसको कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, तो आप या तो वर्कशीट पे क्लिक करके ऐसे जा सकते हो, वरना यू कैन यूज दिस टेल मी आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइन टाइप और यहाँ मतलब ये जो वर्कशीट है ना, बेसिकली काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन है ढेर सारे कॉलम्स का, जिसमें अलग अलग कॉलम्स एक एक चीजों को आपको हेल्प करते हैं किसी भी फ्रेश इंप्लीमेंटर में। ठीक है, जब आप कोई चीज फ्रेश इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे यहाँ पे लाइन टाइप में अभी 3 चीजें हैं, एरिया, ग्रुप और टेबल। एरिया और ग्रुप मैं आपको अभी जब बताया कि इसको थोड़ी देर में बताता हूँ इसका यूज क्या है और कितना ब्यूटीफुल इसको हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको टेबल लेके चलता हूँ, क्योंकि टेबल स्पेसिफिक ही है। आपको पता है कि कुछ भी यहाँ पे बिजनेस सेंट्रल या नेविन सेव होता है तो बैकएंड में टेबल लगी होती है। तो हर एक चीज में टेबल, यहाँ पे मैंने स्पेशली टेबल लिया, और टेबल में स्पेसिफिकली आप यहाँ पे जब भी कुछ भी चेक करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे मल्टीपल, आपको पूरी टेबल आपको लिस्ट वहां पे दिख जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी एक रिलेटेड टेबल यू कैन सेलेक्ट
और उसके बाद आगे आप तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे टेबल आईडी, ओके, टेबल आईडी में आप सेलेक्ट करोगे तो उससे रिलेटेड पेज आईडी और उसका कैप्शन ऑटोमेटिक आपको अपडेट होके मिल जाएगा कि इस टेबल आईडी से रिलेटेड कौन सा पेज है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज एक यहाँ पे जो एक और कॉमन है कि आप ना जैसे कैसे पैकेज में कैसे होता है कि सेम पैकेज के अंदर आप एक मतलब 2 टेबल सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, वो वैलिडेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब आप जितनी बार चाहो n नंबर ऑफ टाइम्स सेम टेबल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अभी मैं इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन शीट हेल्प कैसे करेगी, बाकी चीजें मैं आपको मतलब धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन पैकेज ये वर्कशीट जो है वर्कशीट हेल्प कैसे करेगी। तो जैसे हम कोई फ्रेश इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना, कोई भी हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो अपने जो कंसल्टेंट होते हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा कलेक्शन और उसको इंपोर्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं अभी उसके पहले मैं क्या करता था, स्पेशली मैं क्या करता था, मैं एक्सेल शीट बनाई हुई है, एक्सेल शीट में सारी टेबल्स मैंने सेव करके रखा हुआ है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग वाला, और कोई सिंपल है तो स्टैंडर्ड टेबल के साथ में कुछ और टेबल्स, तो उनका मैंने प्रॉपर एक सीट बनाया हुआ है। और जब भी मुझे किसी को डेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको अगर डेटा देना है, यू आर बीइंग एन अ डेटा कलेक्टर, यू हैव टू गिव द टेम्पलेट टू द कस्टमर सो दैट दे गिव यू द डेटा फॉर द इंपोर्ट, ओके। सो जब भी आप ये करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, आप एडिशनली ये क्या मतलब बेसिकली मैं क्या करता था कि उसमें ये डिफाइन करता कि ये टेबल मैंने दे दिया है कस्टमर को, डेटा आना बाकी है, ठीक है। इसके बाद मतलब उसको मैं वो उस वर्कशीट को, मतलब जो मेरी वर्कशीट है एक्सेल वाली, उसको मैं अपडेट करता था, ठीक है। फिर जब मैं इसको देखा तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ सेविंग दिस इनटू एन एक्सेल शीट, वी कैन सेव इट ऑन हियर। हम यहीं पे ही उस एक्सेल शीट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तो जो सबसे पहला वैलिडेशन यहाँ पे, तो ये शीट का उस टाइम पे आएगा जब आप कोई फ्रेश इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे आप इस वर्कशीट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पहला है टेबल आईडी और नेम, नेम ऑटोमेटिक पॉपुलेट होगा और पेज आईडी और पेज कैप्शन भी ऑटोमेटिक ही पॉपुलेट होगा, ठीक है। प्रमोटेड टेबल, अभी इसका क्या मतलब है। प्रमोटेड टेबल वो होती है कि जैसे कोई भी हम इम्प्लीमेंटेशन करें ना, कुछ भी हम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं या हम कुछ अलग से कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो सबसे की चीजें क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कस्टमर, वेंडर और आइटम। अगर वो आइटम नहीं मतलब मान लो कोई ट्रेडिंग में नहीं है, कोई सर्विसेज में है, तब उस टाइम पे वी कैन स्किप। बट ये जो 4 चीजें हैं, दीज आर द बैकबोन ना, कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मतलब जीएल अकाउंट, वेंडर और आइटम, इस टेबल को हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रमोटेड मतलब इसको मुझे ज्यादा अटेंशन देना है, ये मेरे लिए काफी एडवांस है, ये मुझे इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, इसके लिए मुझे ज्यादा इस पर टाइम देना है, जो भी है। तो इसको आप जब यहाँ पे प्रमोटेड कर दे, और इसका कोई वैलिडेशन भी नहीं है प्रमोटेड टेबल का, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इजिली, जैसे आपको अगर सर्च करना है या आपको फिल्टर करना है मेरी प्रमोटेड टेबल्स कौन सी हैं, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे सैंपल पर्पस के लिए थोड़े से डेटा लिए हो ना, कुछ टेबल्स ली हुई हैं, ज्यादा नहीं ली हुई हैं। लेकिन इसके बाद अभी जब आगे धीरे धीरे आप इम्प्लीमेंटेशन करते जाते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ रोज बढ़ते जाएंगे ना, उस टाइम पे यू वांट टू सी कि आप कैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। एक तो वो चीज है कि आप यहाँ पे सिंपल गए, यहाँ पे फिल्टर लगा दिया प्रमोटेड टेबल करके, उसमें बुलियन वाला यस का लगा दिया, तो वो एक फिल्टर क्या जाएगा। दूसरा, आपको बिजनेस सेंट्रल खुद से ही एक ऑप्शन देता है कि यहाँ पे प्रोसेस में जाके, ठीक है, प्रोसेस में जाके आप टॉगल प्रमोटेड ओनली पे क्लिक करोगे, तो जिसमें भी वो बुलियन ट्रू है ना प्रमोटेड वाले, वो सारा का सारा वही टेबल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मतलब कि अगर आपको ये नोटिस कर मतलब ये कराना है कि ये बेसिकली कब बना, कितना आया इसमें, मतलब ये इस पे मुझे कौन कौन सा इसका डेटा आया कि नहीं आया, देन वी कैन टॉगल दिस, और उसके बाद उसके ऊपर आप ये वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो प्रमोटेड का, इसका कोई वैलिडेशन, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई वैलिडेशन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोसेस में 2-3 चीजें हैं कि आप इसको मूव अप और डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको अपने हिसाब से इसको टेबल को ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, देन वी कैन डू दैट वे ओनली। तो प्रमोटेड ओनली, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। दिस कॉलम रिप्रेजेंट दिस वन, ये उसका मतलब है कि आपको ज्यादा अटेंशन देना है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं बताया कि कोई भी कंपनी है, ये 4 तो मैंडेटरी ही है, ठीक है। इसके बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है कि रेफरेंस बेसिकली ये होता है कि आप इसमें एडिशनली कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे जीएल अकाउंट है, तो जीएल अकाउंट में आप डाल सकते हो कि अच्छा इसको हम
चार्ट ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, या काइंड ऑफ अ लिंक वी कैन सेट। ये काइंड ऑफ अ टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, ये एक काइंड ऑफ अ टेक्स्ट फील्ड, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो रेफरेंस में कि और यहाँ पे जो भी है इसका जो लिमिट है रेफरेंस की, वो है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80 कैरेक्टर्स तक आप रेफरेंस में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन कुछ भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कुछ लिंक डालना है ना, और उसके लिए तो आप ये रेफरेंस कॉलम का यूज कर सकते हो। पैकेज कोड और पैकेज एग्जिस्ट, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो पैकेज कोड वी कांट एडिट, दिस कॉलम इज टोटली लाइक ये पूरा ग्रेड आउट है, यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक ही आएगा। सिमिलर पैकेज एग्जिस्ट का भी है, ठीक है। तो ये दोनों काम, ये दोनों ऑटोमेटिक आएंगे जब मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो पैकेज कोड और पैकेज एग्जिस्ट ये ऑटोमेटिक ग्रेड आउट है, इसमें आप मैन्युअली कुछ भी नहीं कर सकते, ये बाय द वे सिस्टम से खुद लेके आता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला वाला है वो है रिस्पॉन्सिबल आईडी। जैसे अभी कुछ चीजें होती है ना कि आप मान लो हम दो लोग हैं, ठीक है, एक हम मतलब एक किसी इम्प्लीमेंटेशन में, या कोई ऐसा है कि सामने से ही आप इसमें ये कस्टमर टेबल, कस्टमर का डेटा आप कौन से क्लाइंट से लेना चाह रहे हो या कौन से यूजर से लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल आईडी पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब जितने भी यूजर्स हैं उसके, तो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कल को आपको ट्रैक करना है ना कि कस्टमर का डेटा मुझे आकाश से लेना है, तो मैं आकाश सेलेक्ट कर सकता हूँ, अमन से लेना है तो मैं अमन से ले सकता हूँ, जो भी रिलेटेड मतलब जिस टेबल का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये डेटा मुझे कौन से कौन देगा, वो मैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ये चीजें हम पहले कैसे करते थे, एक्सेल में करते थे कि एक्सेल में मैंने क्या किया कि वेंडर है, वेंडर कौन देगा, तो वहां से वो आएगा, अच्छा वेंडर ये भाई सब देंगे, तो मैंने उनका वहां पे नाम ले लिया, अच्छा वी कैन फॉलो अप दिस, इफ वी डोंट रिसीव द वेंडर डिटेल देन वी कैन फॉलो अप विद दिस पर्सन। तो आप यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल आईडी भी कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टेबल के लिए ये जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है, इस पर्टिकुलर टेबल के लिए ये, तो ये तो एक रिस्पॉन्सिबल आईडी आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी एक चीज अगला जो है यहाँ पे, एक वो स्टेटस है, जैसे कस्टमर वाला अभी डेटा मैंने डाला है इन प्रोग्रेस, ठीक है, तो ये इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट हो गया तो मैं कंप्लीट अपडेट कर सकता हूँ, इग्नोर्ड और ब्लॉक्ड। सेम चीज मैं एक्सेल शीट में भी करता था कि अच्छा कस्टमर डाल दिया, कंप्लीटेड, डन, ओके, इन प्रोग्रेस है, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी आप सब मतलब बीइंग एन कंसल्टेंट यू नो दैट कि एवरी टाइम पे अपने को क्या करना पड़ता है कि एक स्टैंड अप कॉल होती है, वीकली एक कॉल होती है जिसमें वी हैव टू गिव द सच इन्फॉर्मेशन कि क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, तो आप यहाँ पे सीधे स्टेटस पे ही आप पूरा कर सकते हो। तो जिसका भी कोई वो नहीं है, मतलब कोई बेसिकली कोई कोई इसका मतलब फोर्स नहीं, कुछ का कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है, सिर्फ कोई इसका इसका बेसिकली कोई नहीं है ना, बैरिकेड टाइप में नहीं है कि ये कोई, तो उस टाइम पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और इसमें इन प्रोग्रेस हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आया इग्नोर्ड और ब्लॉक्ड। इग्नोर्ड में आपको बताता हूँ कब यूज होगा। इग्नोर्ड में बेसिकली जैसे आपको पता है एक अपने यहाँ एक टेबल है रीजन कोड, ठीक है, रीजन कोड बेसिकली तब यूज होता है कि जब भी हमारा कोई मटेरियल रिटर्न आ रहा है, रिटर्न टाइम में हम रीजन कोड अगर आपने मैंडेटरी किया हुआ है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीजन कोड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे टेबल लिया मैंने, रीजन कोड लेके जाता, रीजन कोड वाली टेबल ले लेता हूँ, ओके, ओके, रीजन कोड मैंने यहाँ पे टेबल ले ली। इसके बाद यहाँ पे देखो अभी मैंने ये डेटा दे दिया अपने उस क्लाइंट को, ठीक है, कि मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है, लेकिन क्लाइंट ने क्या किया कि क्लाइंट ने बेसिकली क्लाइंट ने क्या किया कि वो बोला कि नहीं मुझे अभी रीजन कोड इंप्लीमेंट नहीं करना है, रीजन कोड मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या करते हो, यहाँ पे रीजन कोड इसको इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे आपने इग्नोर सेलेक्ट कर दिया, तो इसने क्या किया कि उसमें आपने ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये आपने टेबल दी थी कस्टमर को, लेकिन कस्टमर ने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया आपको डेटा देने से, उसने बोला कि अभी नहीं, मैं इसको बाद में आपको देता हूं जब मुझे ये जरूरत पड़ेगी एट दैट टाइम, ठीक है। तो रीजन कोड जो बेसिकली हुआ कि तो यहाँ पे ये इग्नोर्ड ये हो गया। ब्लॉक्ड मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उसके लिए इंप्लीमेंट ही नहीं, जरूरत ही नहीं है एट दैट टाइम, ठीक है, तो आप वहां पे उसके पे ये स्टेटस ब्लॉक्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक ट्रैकिंग में भी ये शीट हेल्प आती है कि कौन सा डेटा आपका कहाँ पहुंचा, कंप्लीट हो गया है, इन प्रोग्रेस है, इग्नोर्ड है या ब्लॉक्ड है, ठीक है।
और पेज आईडी जो मैं बताया कि यहाँ पे पेज आईडी, जैसे आप यहाँ पे टेबल आईडी सेलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड जितनी भी जो उसकी पेज आईडी है और उसका पेज का कैप्शन, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाता है। इसके बाद जो अगली जो टेबल्स है, एक ये लाइसेंस टेबल है, मतलब आपके लाइसेंस में ये टेबल इंक्लूड है या नहीं है, तो ये आपको ये बूलियन ट्रू करके दिखाता है, ठीक है, कि आपका लाइसेंस वाली टेबल या नहीं। सिमिलरली लाइसेंस पेज कि अगर ये दोनों है, जैसे यहाँ पे देखो कि ये जो सेल्स लाइन है, ठीक है, सेल्स लाइन में लाइसेंस टेबल तो ट्रू है लेकिन लाइसेंस पेज नहीं है, क्योंकि सेल्स लाइन का कोई पेज स्पेसिफिक बना नहीं है ना, इसलिए यहाँ के लिए ये लाइसेंस पेज करके कुछ भी नहीं है, तो ये फॉल्स है। लेकिन टेबल तो है सेल्स लाइन, क्योंकि मैं जब भी कोई भी अपने को ओपन सेल्स ऑर्डर अपलोड करना होता है तो आपको पता है कि आप पहले हेडर अपलोड करते हो और फिर हेडर के थ्रू ही कुछ डिटेल लेके आप लाइंस अपलोड कर देते हो, तब जाके पूरा सेल्स ऑर्डर पूरा सेल्स ऑर्डर अपलोड होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्स लाइन में टेबल तो है लेकिन कोई इसका स्पेसिफिक कोई पेज नहीं है सेल्स लाइन से रिलेटेड, तो इसके लिए यहाँ पे सेल्स लाइन ये लाइसेंस पेज पे ये बूलियन ऑफ है। इसके अलावा यहाँ सेम स्क्रीन पे ना, अभी जैसे मैंने बताया कि ये मैंने ब्लैंक कंपनी ली हुई है, ठीक है, ब्लैंक कंपनी है तो मतलब कोई भी कंपनी में कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में सब में 0 ही आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो एक भी टेबल में एक भी डेटा नहीं है। लेकिन जब आप कुछ इंपोर्ट कर दोगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे कोई डेटा फिलअप कर दोगे तो ये एट द सेम टाइम ये रिकॉर्ड भी अपडेट कर देगा। जैसे अभी आपने कुछ कस्टमर यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए, ठीक है, तो कस्टमर में जो भी आपने इंपोर्ट किया डेटा वो सारा का सारा, जितने कस्टमर आपने इंपोर्ट किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कस्टमर आपको दिख जाएंगे कि इस पर्टिकुलर टेबल में इतने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया। इसके बाद ओके, डायमेंशन एज अ कॉलम, ये बेसिकली तब होता है जब आपने यहाँ पे डायमेंशंस लिया हो, डायमेंशन की टेबल ली हो, तो आप इसको यहाँ पे डायमेंशन एज अ कॉलम अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टेबल जो है वो डायमेंशंस वाली टेबल होनी चाहिए। ओके, इसके बाद कॉपिंग अवेलेबल, मतलब ये डेटा कॉपी के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इतने तो कॉलम है जो कि कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट को आपको हेल्प कराते हैं इसको प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं अभी एक एक करके ब्रीफ करता हूँ। तो जैसे कस्टमर है, अभी आइडियली क्या होता है कि अभी मान लो आपको ये ट्रैक करना है कि मुझे ना ये कस्टमर की इतनी सारी जो टेबल्स हैं मुझे डिलीट कराना है, और मैं मैनुअली नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि बिजनेस सेंट्रल खुद से आइडेंटिफाई करे और जो डुप्लीकेट है, जो डुप्लीकेट आईडीज पहले से पड़ी हुई हैं और उसको डिलीट कर दें। तो उसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और प्रिपेयर पे जाओगे, ठीक है। प्रिपेयर में डिलीट डुप्लीकेट लाइंस है, तो इस पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसने क्या किया, 3 लाइंस डिलीटेड जो डुप्लीकेट थी। सिर्फ उसने क्या किया कि एक पर्टिकुलरली एक उस टेबल की सिर्फ एक उसको रखा, बाकी सबको डिलीट कर दिया क्योंकि वो उसके लिए डुप्लीकेट वैल्यूज थी। तो बिजनेस सेंट्रल खुद को वो ये आपको इनहेंस कराता है कि आपको खुद से ऐसा ढूंढ ढूंढ के मैंने करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चीज यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो ये है मतलब आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत हो सकती है ना, कि 18 नंबर यहाँ पे अगला 18 नंबर हो सकता है नीचे काफी हो, यू कांट आइडेंटिफाई। हम कैसे जल्दी से ढूंढ कैसे लेते हैं कि जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेते हैं तो नंबर वाइज सेग्रीगेट हो जाता था, तो उस टाइम पे हम इसको ढूंढ लेते, प्रॉपर आइडेंटिफाई करके डिलीट कर देते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये एक हेल्प है कि आप यहाँ पे प्रिपेयर पे क्लिक करके अगर डुप्लीकेट्स है कुछ तो उसको आप डुप्लीकेट यहाँ पे लाइंस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इसके अलावा बेसिकली ये यहाँ पे है कि यहाँ पे एक फैक्ट बॉक्स है, ठीक है। फैक्ट बॉक्स के अंदर कुछ यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। इसमें एक बेसिक चीज है रिलेटेड टेबल्स, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि जब भी आप कस्टमर देते हो ना, कस्टमर में आप सबसे पहले क्या है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है उसकी रिलेटेड टेबल्स क्या है, कि कस्टमर लगेगा तो उसमें रिलेटेड टेबल्स क्या क्या आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेबल्स है रिलेटेड टेबल्स, ठीक है, ये सारी की सारी यहाँ पे ऑटोमेटिक दी हुई है। जैसे किसी भी इसमें रिलेटेड टेबल में सबसे पहले जो होता है वो यहाँ पे एक तो उसका कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो सब रिलेटेड टेबल है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो ये रिलेटेड टेबल है और आपको यहाँ पे लेके आना है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जाओ एक एक करके फिलअप करके आओ, और जो आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए देखो यहाँ पे ये बूलियन ऑटोमेटिक ऑन भी है। यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ पे इन वर्कशीट करके ये कॉलम है और वो उस वर्कशीट का जैसे पेमेंट टर्म है तो मैंने पेमेंट टर्म ऊपर लिया हुआ है तो उसने ये बूलियन ऑन किया है। लैंग्वेज तो लैंग्वेज यहाँ पे 8 लिया था तो ये ऑन है। इसके अलावा
आप चाहते हो कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके मैं एक सिंगल क्लिक पे ये पे आ जाए, तो उसके लिए क्या है, आप पर्टिकुलरली इस कस्टमर को सेलेक्ट करोगे जिस टेबल के लिए रिलेटेड टेबल्स आपको चाहिए। मुझे कस्टमर की रिलेटेड टेबल्स इस वर्कशीट में लेके आनी है। एक ऑप्शन मैंने मैनुअली डाल दिया, दूसरा ऑप्शन आई क्लिक्ड ऑन प्रिपेयर एंड क्लिक्ड ऑन गेट रिलेटेड टेबल्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने गेट रिलेटेड टेबल्स किया तो उससे रिलेटेड जितनी भी टेबल्स हैं, ठीक है, भले ही वो ऑटोमेटिक वहां पे थी, उसमें थी या नहीं थी, लेकिन वो फिर भी सारी की सारी आ गई। और यहाँ पे अगर कस्टमर पे मैं आपको क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो सारे ये बुलियंस टर्न ऑन हो गए। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ शिपिंग एजेंट, रिमाइंडर टर्म्स, ठीक है, स्टेट्स, कस्टमर जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप, कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप, सेल्स परचेजर, ठीक है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख गया। जो उससे रिलेटेड जो भी टेबल्स हैं वो ऑटोमेटिक ही आ गई, मुझे मैनुअली कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप सेम का सिमिलरली वेंडर के लिए है, वेंडर के लिए भी ये रिलेटेड टेबल्स है। ठीक है, यहाँ पे दिया वो कुछ है कुछ नहीं है, जो नहीं है आप उसको यहाँ पे वेंडर पे क्लिक करके सेलेक्ट करोगे तो उसके रिलेटेड ये यहाँ पे सारे रिलेटेड टेबल्स आ जाएंगी। तो ये आपको और ये इनहेंसमेंट देता है कि आप एक चीज याद रखो, उससे अलग चीजें, उसके अलावा जो सारी चीजें हैं वो बिजनेस सेंट्रल अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करके देगा कि ये इस अच्छा कस्टमर वेंडर है, आप इसके रिलेटेड टेबल चाहते हो, यहाँ आप राइट साइड के फैक्ट बॉक्स में आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो देन यू कैन इंक्लूड दैट बाय क्लिक ऑन प्रिपेयर एंड क्लिकिंग ऑन गेट रिलेटेड टेबल्स। ठीक है, दिस इज द वन मोर ब्यूटीफुल थिंग्स कि जो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज को और थोड़ा सा अभी कॉन्फ़िगरेशन पैकेज पे मैं नहीं आया हूँ, सो अब बताऊंगा कि यहाँ से आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन पैकेज बना सकते हो। बट टाइम बिंग ये काफी सारी चीजें हैं जो कि बीइंग एन फ्रेश इंप्लीमेंटेशन आप स्टार्ट करते हैं ना, तो अपने को थोड़ा डाउट रहता है अरे क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल रह सकती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगली जो चीज आप अगला जो ऑप्शन है कि मान लो आपकी कोई कंपनी है ना, सेम कंपनी का डेटा आपको करना है। ओके, सेम कंपनी के डेटा में सबसे पहले हमने क्या किया, एक और यहाँ पे चीज है कि प्रिपेयर। ठीक है, अंडर प्रिपेयर एक जो सबसे अच्छी चीज है कि वो है कॉपी डेटा फ्रॉम कंपनी। इसका यूज क्या है, इसका क्या मतलब है, अभी जैसे एक मैं और सिनेरियो दूं कि जैसे दो चीजें होती है ना, पहले आप ट्रेनिंग देते हो और ट्रेनिंग के टाइम पे आप टेस्ट कंपनी में सारा कस्टमर डेटा, आइटम, वेंडर, चार्ट ऑफ अकाउंट सब कुछ आप अपलोड करते हो। ठीक है, वो आपने अपलोड कर दिया। अभी जब आप फिर से लाइव करने जाते हो तो उस टाइम पे क्या करना होता है कि आपको उस टाइम पे जब आपने वो कर दिया तो यहाँ पे डेटा आपको लेके आना होता है। ठीक है, कि अभी टेस्ट कंपनी से, क्योंकि बार बार तो कस्टमर देगा नहीं डेटा, उसने एक बार दे दिया, आपने अपलोड भी कर दिया है, तो अभी आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा मूव कराना है। ठीक है, उस टाइम पे आप ये उस टाइम पे ये हेल्पफुल होता है और ये उस टाइम पे यूज होगा जबकि सेम टेनेंट में, ठीक है, ये भी मैं स्पेशली मेंशन कर दूं कि जब सेम टेनेंट में सेम टेस्ट भी कंपनी है और लाइव कंपनी भी है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो मेरी कंपनी है जिसमें ये बना हुआ है वर्कशीट, ये मेरी लाइव कंपनी है। ठीक है, और मुझे टेस्ट कंपनी से डेटा लेना है, तो यहाँ पे मैं गया प्रिपेयर कॉपी डेटा फ्रॉम कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे उसके पहले सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी लिस्ट ऑफ कंपनीज है ना उस पर्टिकुलर टेनेंट में, वो सारी की सारी आ जाएंगी। मैंने क्रोनस को लेता हूँ। ठीक है, क्रोनस को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। ओके, बैकएंड में जितनी भी ये टेबल है ना, यहाँ पे जितनी भी टेबल्स, उस सारी टेबल में जितने भी डेटा है, और ये वही लेके आएगा वही टेबल लेके आएगा जिसमें डेटा होगा। अगर टेबल में डेटा नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो रीजन कोड भी तो लिया था, लेकिन रीजन कोड उस क्रोनस कंपनी में उसमें डेटा नहीं है, तो वो लेके नहीं आया। ये सिर्फ कौन से टेबल लेके आया जिसमें की डेटा है। तो यहाँ पे आपने टेस्ट कंपनी सेलेक्ट की, पहले आप उसके पहले यहाँ पे टेबल होना जरूरी है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई कैसे करने पड़ेगा कि आपको कैसे ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्रोनस कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट किया और उससे बैकएंड में जो भी वर्कशीट पे टेबल है वो सारे के सारे डेटा यहाँ पे आ गए। अगर किसी में ब्लैंक है ओके तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अभी जैसे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉपी डेटा करके है। ठीक है, कॉपी यहाँ पे मैंने कॉपी डेटा पे क्लिक किया तो ये क्या बोलेगा, डू यू वांट टू कॉपी डेटा फ्रॉम द पेमेंट टर्म्स टेबल। ठीक है, कि आप कॉपी करना चाहते हो क्या, तो वी हिट यस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा फ्रॉम पेमेंट टर्म्स टेबल हैज बीन कॉपीड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे देखो पहले 0 था, अभी इसने अपडेट कर दिया 15। ठीक है, तो मैं एक बार पेमेंट टर्म आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट टर्म्स ऑटोमेटिक आ गई ना, आपने कॉन्फ़िगरेशन पैकेज यूज किया,
ना कुछ यूज किया, ठीक है, बट डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लो होके आया है। सो कुछ चीजें ये और भी कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट इस चीज पे और हेल्प करता है, जब आप टेस्ट इन्वायरमेंट से लाइव इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो आपको कुछ चीजें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उस टाइम पे भी कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट ये आपको काफी ये आपको ऑप्टिमाइज कराती है कि आपका काम समय बचे और काम ज्यादा उससे हो, एफिशिएंसी है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आप डेटा अगर सेम चाहते हो, ठीक है, कॉपी डेटा कंपनी करके बना सकते हो। इसके अलावा एक और चीजें हैं बिजनेस सेंट्रल के अंदर, यहाँ पे प्रिपेयर में आप जाएंगे तो गेट टेबल्स करके एक बटन दी गई है, ठीक है। गेट टेबल्स पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। ये चारों बुलियन क्या है, एक एक ये है, पहला तो है इंक्लूड विद डेटा ओनली, और ये उस टाइम पे यूज होगा जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उसमें ऑलरेडी डेटा पहले से है, ठीक है। उस कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूड विद डेटा ओनली, मतलब वही टेबल्स जिसमें आप डेटा लेके, जिसमें से डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें डेटा पहले से ही है, वही टेबल सिर्फ लेके आनी है, ठीक है। तो ये वहां पे हेल्प कर सकता है जहां पे काफी सारा आपके पास आप किसी कंपनी में मतलब काम जिसमें ऑलरेडी ट्रांजेक्शन है, ऑलरेडी मास्टर डेटा है, तो वो टेबल्स यहाँ पे ये बुलियन लेके आएगा। तो जैसे इंक्लूड डेटा ओनली है, इसका मतलब यही है आपने इसको ऑन कर दिया और ओके करोगे आप, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो इस पर्टिकुलर कंपनी में जो जिसमें डेटा है वही टेबल ये यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। इसके बाद इंक्लूड रिलेटेड टेबल्स, और ये ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर पे चलेगा, ये थ्रू आउट पूरी टेबल पे चलेगा, ठीक है। मतलब जितनी भी बिजनेस सेंट्रल के अंदर टेबल है सब के लिए रन होगा। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको ये टर्न ऑन कर देता हूँ रिलेटेड टेबल, ठीक है, और इसको ओके कर दूंगा, तो रिलेटेड टेबल मतलब जितनी भी रिलेटेड टेबल्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने पेमेंट टर्म सेलेक्ट किया है या मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की है या मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया है, वेंडर सेलेक्ट किया है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें है जैसे मैंने ये रिलेटेड टेबल्स ऑन कर दिया तो ये सारी बिजनेस सेंट्रल की जितनी भी रिलेटेड टेबल्स है वो सब लेके आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारी लाइंस है और बहुत सारी टेबल्स है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग परमिशन, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपका लाइसेंस आपको अलाउ कर रहेगा, वो सारी टेबल एक सिंगल क्लिक पे आपकी वर्कशीट में आपको मिल जाएगी। और वो भी एक बार आ चुकी है तो आप इसको मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं जैसे एक बार ही आ गया तो आप सेम, जैसे मैं बोला सेम टेबल का ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप सेम टेबल मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि टेबल बहुत ज्यादा होती है तो ये मतलब रिलेटेड टेबल पे क्लिक करने के बाद कभी भी उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा टाइम लेता है डेटा लेके आने में। अभी आप देखोगे कि जितनी भी रिलेटेड टेबल्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होके आ जाएंगी एक ही पेज पे, और इसमें सारी टेबल रहेगी बिजनेस सेंट्रल की टोटल। Okay, it's take time, so let's wait 10 to 20 seconds. ओके, मीनवाइल वी आर वेटिंग। आज आकाश ने जो स्टार्टिंग में बताया, मैं एक बार री एम्फसाइज कर दे रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट तो हम यूज करते ही है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, सबसे कॉमन चीज है जो सब लोग यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में भी यूज करते हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है, ब्लैंक कंपनी है, अभी भी जब भी कोई डेटा मॉडिफाई करना है, ऐड करना है बल्क में, तब यूज करते हैं। बट और प्लान भी ऐसा ही था कि हम लोग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से ही स्टार्ट करते हैं। बट जब हमने रैपिड स्टार्ट एंड बीइंग कंसल्टेंट्स, हम भी सब चीज एक्सप्लोर नहीं करते एट सम टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है उसमें हम ज्यादा ऑक्यूपाइड रह जाते हैं। बट यस, रैपिड स्टार्ट के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट है, क्वेश्चनर है, और वर्कशीट काफी पावरफुल चीज है जब हमको कोई भी स्क्रैच से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। मैंने भी एक्सेल शीट में पहले डेटा बनाया था एक बार कि ये मास्टर्स लेने हैं, कौन सा बंदा देगा मुझे ये मास्टर्स, मुझे वो मास्टर मिला है कि नहीं मिला है, रिसीव्ड, इन प्रोग्रेस, ठीक है, मिल गया तो कितने रिकॉर्ड है, ऐसे मैंने भी एक्सेल शीट बनाया था। बट व्हेन आई सॉ दिस आई रियलाइज्ड कि मुझे वो एक्सेल शीट बनाने की जरूरत है नहीं, मेरे पास सिस्टम में ही ये है। मैं सारा यहाँ पे ग्रुपिंग भी कर सकता हूँ, इनफैक्ट ये सेल्स का डेटा, ये पर्च का डेटा है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा, और बाद में भी मतलब डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, सबके लिए आप इसको यूज कर सकते हो।
तो जब भी आइडियली हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जब से मैंने ये फीचर देखा है, अब अगर मैं कोई फ्रेश इंप्लीमेंटेशन करता हूं तो मैं कॉन्फ़िगरेशन वर्क पैकेज से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं पहले बैठ के अच्छे से एक कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट तैयार करूंगा, जिसमें क्लाइंट के इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से, लेट्स से क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग यूज नहीं करता है, सिर्फ ट्रेडिंग है, सेल्स परचेज है, तो मैं उस हिसाब से पूरे अच्छे से पहले वर्कशीट बनाऊंगा कि अच्छा ये टेबल चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रेफरेंस के अंदर में कोई भी स्पेशल नोट्स डालना है वो डाल दूंगा, मेरी प्रायोरिटी वाली टेबल्स क्या है तो प्रोमोटेड के अंदर टिक कर दूंगा। तो आप समझो कि पूरा आपका एक डेटा बहुत अच्छे से कि आपको किस तरह से कलेक्ट करना है, किससे कलेक्ट करना है, पूरा ट्रैकिंग मॉनिटरिंग आप यहाँ पे एंड टू एंड कर सकते हो। जब आपने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया तो भी आपको एक ही स्क्रीन के अंदर पूरा स्नैपशॉट मिल रहा है कि कौन कौन से टेबल्स अपलोड हो गए, कौन कौन से पेंडिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हो जाएगी। अदरवाइज इट्स नॉट अ कंपल्शन, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज तो है ही, बट अगेन बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑप्टिमाइज्ड वे में अगर हमें करना है, और स्पेसिफिकली अगर फ्रेश इंप्लीमेंटेशन है तो ये बहुत यूज आएगा। आई अंडरस्टैंड कि जाहिर सी बात है, जब आपको 10 कुछ फील्ड्स मॉडिफाई करने हैं तो आप वर्कशीट में नहीं जाओगे, आप सीधे पैकेज बनाओगे। बट इंप्लीमेंटेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा, स्टार्ट यूजिंग इट। लोग नहीं करते हैं इसीलिए हमें पता नहीं है, मैं भी नहीं करता हूँ, मैंने भी इसको अभी तक इंप्लीमेंटेशन में यूज नहीं किया, बट नाउ व्हेन आई गो वेंट थ्रू इट आई रियलाइज कि नहीं, इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, आकाश, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू गुलशन। सो जैसा कि अभी मैंने वहां पे क्लिक किया था, राइट, पेमेंट टर्म्स में, ठीक है। अब तो पेमेंट टर्म्स में जितना भी चीजें हैं रिलेटेड टेबल्स ना, तो इंक्लूड, ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी यहाँ पे वापस से टेबल, रिलेटेड टेबल में करने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं पेमेंट टर्म्स के लिए कस्टमर भी एक रिलेटेड टेबल्स है और कस्टमर के लिए पेमेंट टर्म्स भी एक रिलेटेड टेबल्स है। तो वो सारी की सारी टेबल्स अभी यहाँ पे आप ड्रिल डाउन करते जाओगे तो बहुत जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे रिलेटेड टेबल्स ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ उसका कोई रिलेशन ही है, तो यहाँ पे आपको सारी टेबल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई, एक तो ये एक वो है चीज जो मैंने आपको बताया। दूसरी एक चीज है कि ओके, दूसरी एक चीज है, अगर आप फिल्टर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जब गेट टेबल कर रहे हो और मान लो आपने रिलेटेड टेबल किया, उसके लिए एक सेकेंड लगेगा, मैं एक बार ये सारा आई हैव टू डिलीट दिस, ठीक है, सो गिव मी अ सेक, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि जब मैं फिल्टर लगाऊंगा तो सारा डेटा आना चाहिए। ओके, एक ही, क्योंकि अभी ऊपर क्या है, आपने ऊपर सेलेक्ट किया, लेकिन जब तक आप नीचे ड्रिल डाउन नहीं करोगे, ठीक है, आपने लाइन इसको सेलेक्ट ऑल कर लिया भले ही, लेकिन जब तक आप नीचे पूरा लेके नहीं आओगे तब तक वो पूरा सेलेक्ट नहीं होगा। एक ये भी इसकी थोड़ी सी ये है कि क्योंकि पेज काफी ज्यादा हो गया, मोर देन 1000+ टेबल्स हो जाती हैं ये, तो सारी टेबल्स आपने, आपको लगेगा कि आपने सारा सेलेक्ट कर दिया है, आप डिलीट कर सकते हो, बट ये होता नहीं है पॉसिबली। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ऊपर सारा सेलेक्ट मोर तो कर दिया, लेकिन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन टिल द एंड, सो दैट कि ये जो चेक बॉक्स है, ये जो बूलियन है डिलीट करने वाला, वो ऑटोमेटिक हो जाए। और इसमें एक और चीज है कि आप देख रहे हो कि कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट का केवल एक पेज ही है जिसमें वेरियस कॉलम्स हैं, कोई काइंड ऑफ अ कार्ड अलग अलग नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आपने, सारा सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं कुछ जो मैंने स्टार्ट के थे वो मैं ओके, वो बाद में हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो आप ये मतलब एक बार में क्या होता है ना, जब आपने गेट रिलेटेड टेबल की तो सारी टेबल्स आ गई, ऐसे ही वो डेटा वाला है कि अगर आप किसी कंपनी में हो और उस कंपनी में डेटा नहीं है, ठीक है, या किसी एक में है डेटा और बाकियों में डेटा ही नहीं, बाकी टेबल में डेटा नहीं है, तो वो वहां पे लेके नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ प्रिपेयर में, वापस गेट टेबल्स, और मान लो इंक्लूड विद डेटा ओनली, इसको मैंने टर्न ऑन कर दिया। ठीक है, इसको ओके किया। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या चेक करेगा कि कौन सी टेबल में डेटा है, और यहाँ पे सिर्फ वही टेबल लेके आएगा जिसमें डेटा है। अभी देखो इसमें डेटा है, पेमेंट टर्म्स में डेटा है क्योंकि मैंने वहां पे डाल दिया था। स्टैंडर्ड टेक्स्ट, ये कुछ बाय डिफॉल्ट टेबल्स है ना, यहाँ पे देखो सारी, और यहाँ पे सिमिलरली ये भी देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दिखा रहे हैं, हाँ भाई रिकॉर्ड है, डेटा है इसके अंदर। तो ये जो बुलियन है, ठीक है, कि वो जो बट है कि गेट दोज टेबल्स इन विच डेटा इज अवेलेबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही टेबल्स आ रही है जिसमें डेटा अवेलेबल है। अभी ये मान लो कि आपको जाना है, बेसिकली करना है, वो टेबल चाहिए आपको, आप फिल्टर भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन जो फिल्टर का ऑप्शन है ना, वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन का नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है, प्रिपेयर करता हूँ, यहाँ पे गेट टेबल किया, रिलेटेड टेबल्स, और यहाँ पे मैंने
अभी जैसे क्या आइडियली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एलिप्सिस आना चाहिए था, या मुझे ऑब्जेक्ट आईडी अगर मुझे पता है तो मैं डाल सकता हूँ, या कोई ड्रॉप डाउन आता तो मैं थोड़ा सा ज्यादा समझ पाता, क्योंकि बीइंग एन फंक्शनल कंसल्टेंट वो अपने लिए थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। हाँ ये मुझे ऑब्जेक्ट आईडी लेनी, लेकिन ये वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कस्टमर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कस्टमर डाल दिया। अभी मुझे क्या चाहिए, रिलेटेड टेबल किसकी चाहिए, कस्टमर की चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया ओके। तो ये कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी टेबल से रिलेटेड वो सारी की सारी आ गई। तो ऐसा नहीं हर बार आप सारा बारी आप हर बारी मतलब एवरी टाइम यू हैव टू क्लिक दिस ऑन एंड देन हिट ओके, सारी टेबल है फिर आप डिलीट करो, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो फिल्टर यूज करना तो ये फिल्टर भी है, लेकिन फिल्टर से वो इजी है ना, ऑब्जेक्ट नेम मैंने कस्टमर डाल दिया, वेंडर डाल दिया, आइटम डाल दिया, तो आप ऐसे यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। और अगर आपको ऑब्जेक्ट आईडी पता है या ऑब्जेक्ट आईडी मतलब टेबल आईडी, देन यू कैन क्रिएट दैट एज वेल, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे दो और बूलियन है, इंक्लूड डायमेंशन टेबल, मतलब जहां पे डायमेंशन यूज होता है, ठीक है, वो टेबल जिसमें डायमेंशन यूज होता है, सिर्फ वही टेबल सेलेक्ट होकर जिसमें डायमेंशन यूज होता है। तो यहाँ पे इसको ऑन करोगे तो वही टेबल्स ये लेके आएगा जिसमें डायमेंशन यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी टेबल्स ये लेके नहीं आएगा। उसके बाद इंक्लूड लाइसेंस टेबल्स ओनली, ये दोनों है। तो ये लाइसेंस टेबल मतलब कि अगर जो लाइसेंस मतलब जिसमें ये बुलियन ट्रू है ना, लाइसेंस टेबल वाला, ये वही टेबल लेके आएगा जिसका ये बुलियन ट्रू है, जिसमें नहीं है वो टेबल्स वो ऑटोमेटिक स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये एक तो ये ऑप्शंस है, ठीक है, जो अपने आप को थोड़ा सा और हेल्प करते हैं कि जब भी आप वर्कशीट बनाते हो और उस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद अभी आप बोलोगे इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, आप आगे डेटा कहाँ है, पैकेज कैसे बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया था, क्योंकि जब भी आप बनाओगे तो पैकेज बनाना पड़े, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज बनेगा, और ये उसको हेल्प करता है, ठीक है, और ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, यहाँ पे एक चीज जो है यहाँ पे दी गई, पहले मान लो मुझे पेमेंट टर्म्स, ठीक है, करेंसी, इनको लेके एक टेबल बनाना है, ठीक है, इतनी टेबल्स को लेके मुझे एक पैकेज बनाना है। उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि पैकेज कोड और पैकेज एग्जिस्ट ये ग्रेड है, वी कांट सेलेक्ट एनीथिंग हियर। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने जाना है प्रोसेस, ठीक है, असाइन पैकेज, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। एक सिंगल स्क्रीन पे ये आपको क्या ये दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज की स्क्रीन दिख रही है, राइट। इसी सेम स्क्रीन पे आपको जितने भी कॉन्फ़िगरेशन पैकेज बने होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी मेरे लिए यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आपको लेके भी जाऊं कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के पेज पे, तो यहाँ पे देखोगे कोई भी पैकेज नहीं बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक पैकेज बनाना है एंड देन आई हैव टू असाइन दैट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने न्यू किया। तो आपको पता है जब भी आप कोई नया पैकेज बनाते हैं तो आपको सबसे पहले कोड डालना है, ठीक है, test10, ओके। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये आपने ये डाल दिया, कोड डाल दिया, पैकेज नेम डाल दिया, आपको आ जाना है वापस बाहर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बाहर आ गए और इसको कर देना है ओके। मैंने वहां पे टेबल सेलेक्ट नहीं की है, लेकिन मैंने टेबल नहीं सेलेक्ट की, टेबल मैंने यहां सेलेक्ट की थी, इसलिए वहां सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे ही मैंने यहाँ पे टेबल वहां पे उसको ओके किया, इस सारी टेबल से रिलेटेड जो भी पैकेज बनेगा, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज का नाम दिया था ना मैंने, वो यहाँ पे पैकेज कोड आ गया। और इस टेबल के लिए पैकेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो यहाँ पे ये बूलियन भी ऑन कर दिया, हो गया ऑटोमेटिक। तो ये एक ब्यूटी ये भी है कि मान लो आपने काफी सारी टेबल सेलेक्ट कर दी ना, अभी आपको कैसे पता कि इसके लिए बना है नहीं बना है, हाउ यू आइडेंटिफाई। तो ये क्या करता है, ईच एंड एवरीथिंग कि इसके लिए बना है तो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। अभी मान लो आपको इसका पैकेज देखना है ना, कि आपको इसको पैकेज कार्ड ओपन करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे लाइन और यहाँ पे जाओगे पैकेज कार्ड, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा डेटा आपको सेव, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज की स्क्रीन है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज हियर, आप यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे स्किप कर गया बताना कि मान लो अगर ये पेमेंट टर्म्स है ना, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड है, यहाँ पे जैसे कॉन्फ़िगरेशन पैकेज में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ पैकेज कार्ड पे, तो पेमेंट टर्म्स है, तो यहाँ पे देखो ये एक लिंक टाइप में है ना, नंबर ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड यही सेम ही है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, आपको सारा डेटा दिखा देगा, लेकिन वर्कशीट पे ये ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। मान लो किसी को देखना, अच्छा ये 15 रिकॉर्ड, ये क्या दिखा रहा है, कौन से रिकॉर्ड दिखा रहा है, आई वांट टू सी। तो उसके लिए एक सबसे जो एक और चीज है वो है लाइन पे जाओगे और लाइन पे जाओगे पैकेज डेटा, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक मिनट आपको दिखाता हूँ, डेटाबेस डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितना भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है,
उस पर्टिकुलरली रिकॉर्ड के अंदर जो भी डेटा है वो आपको वहां से दिख जाएगा, ठीक है। अल्दो यहाँ पे भले ही कोई लिंक नहीं है किसी चीज से, मतलब वो ऑटोमेटिक कोई कोरिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे जो टेबल सेलेक्ट करोगे, हमें करेंसी है, करेंसी में कोई डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेटा में जाऊंगा तो लेके तो जाएगा मुझे करेंसीज पे, लेकिन कोई डेटा नहीं है तो ब्लैंक ही दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली कुछ भी देखना है, अच्छा इसका क्या है, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके ये देख सकते हो। एक और चीज है कि मान लो आप क्या करो कि मैं जाता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से ये लैंग्वेज वाला जो है ना इसको डिलीट कर देता हूँ, देन क्या होगा, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे पैकेज कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये लैंग्वेज वाले लाइन को डिलीट कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिलीट करते हो, साथ के साथ वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक कि इस आप भी अर्लियर यहाँ पे पैकेज कार्ड आ रहा था और ये पैकेज कोड का भी आ रहा था और यहाँ पे इसका पैकेज एग्जिस्ट का भी आना, लेकिन मैंने लैंग्वेज डिलीट कर दी तो अभी यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब इसका अभी पैकेज नहीं बना हुआ है। तो आप यहाँ से इसको प्रॉपर ट्रैक कर सकते हो कि जब भी आप ये कर रहे हो, यहाँ एक तो यहाँ से पैकेज बन जाएगा ऑटोमेटिक, आपको हर बार सेलेक्ट करने की टेबल जरूरत है नहीं, एक बार ही आपने बना दी, यहाँ पे वर्कशीट पे टेबल ले ली तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पैकेज में बार बार ही टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है कि आप यहीं से ही डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब अगर पैकेज में आपने डेटा ले लिया है तो यहाँ पे अगर देखोगे कि प्रोसेस में अप्लाई डेटा करके है तो वो डेटा भी ऑटोमेटिक यहीं से ही अप्लाई कर देगा, ठीक है। जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन पैकेज करते हैं तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन पैकेज क्या हुआ ना, कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट बेस हो गई, ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पैकेज हो गया एडवांस में कि वहां पे और सारी चीजें अपने को ज्यादा मिलती हैं, आप फील्ड ऐड कर सकते हो, फील्ड कम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फील्ड वगैरह का तो ऑप्शन है नहीं ना। अगर यहाँ पे मैं पैकेज कार्ड पे जाऊं, जो कि अभी मैं आप ये बताऊंगा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फील्ड्स है तो आप इसको अपने हिसाब से सारी सेलेक्ट कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस अपने को यहाँ पे तो नहीं है, तो पैकेज बनेगा और पैकेज के बाद आपके पास एडवांस इनहेंसमेंट आ जाता है कि आप प्रॉपर ये इसमें कितनी फील्ड्स आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो और कितना आगे चीजें जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट से पैकेज कैसे बनेगा ये आपने यहाँ से देख लिया कि आपने सेलेक्ट किया रिकॉर्ड, ओके, देन अगेन प्रोसेस, ठीक है, असाइन पैकेज, ओके। असाइन पैकेज में सबसे पहले सेम पैकेज में भी असाइन कर सकते हो, ऐसा जरूर नहीं हर बार आप नया ही बनाओ, दैट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट किया फिर ओके कर दिया तो ये ऑटोमेटिक आ गया। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप ऐसा नहीं है कि जितनी बार बन गया आप सेम पैकेज में भी डेटा भी असाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है, हर बार नया बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसके। लेकिन आप नया बनाना चाहते हो तो नए में मान लो इसके लिए आपको नया बनाना है, देन फॉर दैट आपको जाना है वही प्रोसेस असाइन पैकेज, सिर्फ आपको मतलब कोड डालना है और पैकेज नेम, नथिंग एल्स। पैकेज नेम भी जरूरी नहीं है बट कोड जरूरी है, ठीक है। सो लेट मी पुट हियर टेस्ट 20 और इस बार मैं नाम नहीं भी डालूंगा, ओके। तो ये टेस्ट 20 के लिए आ गया, ठीक है। ये सारे पैकेज है और आप सेम स्क्रीन से पैकेज पे भी जा सकते हैं, लाइन और पैकेज कार्ड। मान लो अभी किसी में डेटा होता, मतलब जैसे मैं बताया ना कि हमने इंपोर्ट किया होता ना, मान लो अभी पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड मैंने इंपोर्ट किया होता तो ये पैकेज डेटा क्या दिखाता है कि उसमें रिकॉर्ड कितना है, क्योंकि अभी तो मेरे पास है ही नहीं डेटा, कोई इंपोर्ट किया नहीं है तो उसमें नहीं है, तो यहाँ पे वो कितने रिकॉर्ड है तो यहाँ वो पैकेज डेटा में आपको रिकॉर्ड बताता और यहाँ से भी आपको अप्लाई डेटा कर सकते थे। सेम चीज अपने को कॉन्फ़िगरेशन पैकेज पे भी मिलती है, लेकिन वर्कशीट थोड़ी सी और डिटेलिंग में और ज्यादा हेल्पफुल रहती है, ओके। तो ये हो गया वो कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट कैसे ओवर द टॉप है, ठीक है, मतलब पैकेज तो है ही है लेकिन उसको कैसे ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कितना ब्यूटीफुल इसको सपोर्ट कर रही है विदाउट एनी उसके। ओके, जस्ट टू ऐड ऑन आकाश, जैसा आकाश ने बताया, हमेशा आप ये ध्यान में रखना कि जो कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट है वो डेटा कलेक्शन एंड डेटा जब तक हम कलेक्ट करके इंपोर्ट नहीं कर ले रहे, स्टेटस चेकिंग आप बोल लो, कलेक्शन बोल लो, मॉनिटरिंग बोल लो, उन सब के लिए एक इंटरफेस दिया हुआ अच्छा सा, जहां पे वो इंजन आ रही है जो कि डेटा को इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, वो इंजन स्टिल इज कॉन्फ़िगरेशन पैकेज। वर्कशीट के थ्रू भी हम यही कर रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन पैकेज ही बन रहा है और उसको बस हम टैग कर रहे हैं कि अच्छा ये पैकेज में हमको इंपोर्ट करना है। तो आप हमेशा याद रखना कि वर्कशीट जो है वो बस एक एंट्री पॉइंट है जहां से हम जो भी डेटा हमें इंपोर्ट करना है, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में जब होता है तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं व्हेन देयर इज अ फ्रेश इंप्लीमेंटेशन, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा इंटरफेस दे रहा है जहाँ की हम डेटा कलेक्शन को इजीली ट्रैक कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे टिल द डेटा इज इम्पोर्टेंट।
लेकिन बैकएंड में जो इंजन है जो एक्चुअल में डेटा इंपोर्ट करेगा दैट इज स्टिल कॉन्फ़िगरेशन पैकेज। ओके आकाश। ओके, थैंक यू गुलशन अगेन। सो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जैसे आपको पता है कि एक सेल्स लाइन है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सबको डिलीट करता हूँ और एक सेल्स लाइन वाली टेबल ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया मैं सेल्स हेडर और 36 और 37 टेबल ऐड कर देता हूँ, हेडर और ये एक मिनट यहाँ पे डाल देता हूँ 37। ओके, यहाँ पे फैक्ट बॉक्स में ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखो कि रिलेटेड टेबल अभी एक भी नहीं है, तो एक भी ऑन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सेल्स लाइन में एक चीज आप नोटिस करोगे, सेल्स लाइन में दो चीजें और भी होती है ना, एक तो आई टाइप होता है, ठीक है, और दूसरा होता है नंबर। तो जब भी आप सेल्स लाइन में, ठीक है, चाहे आप परचेज या परचेज लाइन हो, तो आपको सबसे पहले पता है कि अपने को क्या सिलेक्ट करना होता है, पहले टाइप। टाइप में क्या ऑप्शन आते हैं, आइटम चार्ज, जीएल अकाउंट, आइटम, फिक्स एसेट, रिसोर्सेज और कमेंट भी के लिए हम उसको ब्लैंक रख सकते हैं। ये 5-6 टाइप आते हैं। उसके बेसिस पे आप जो टाइप सेलेक्ट करते हो, उसके बेसिस पे आप नंबर सेलेक्ट करते हो ना। अगर आइटम लिया तो आप आइटम नंबर सेलेक्ट करते हो, आपने जीएल अकाउंट लिया तो आप जीएल अकाउंट का, चार्ट ऑफ अकाउंट का जीएल लेते हो। सेल्स लाइन में, क्योंकि जाहिर सी बात सेल्स लाइन है, तो वो नंबर तो आना चाहिए रिलेटेड टेबल में, लेकिन वो कुछ चीजें जो डिपेंड करती हैं किसी और टेबल के ऊपर, वो रिलेटेड बीइंग एज ए रिलेटेड टेबल कंसीडर नहीं होंगी वर्कशीट के अंदर भी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जब भी आप सेल्स लाइन से रिलेटेड टेबल आप करोगे, तो वो जो नंबर वाली चीज है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो को रिलेट कर रहा है ना, वो एक रिलेशन है। नंबर सीरीज में अगर आप वहां पे नंबर्स में आपको पता है, जब भी आपको ओपन सेल्स ऑर्डर अपलोड करते हैं या ओपन परचेज ऑर्डर करते हैं, तो वहां पे हम पहले टाइप में डालते हैं, टाइप में क्या आइटम है, फिर उसके आगे नंबर है। तो वो सारी चीजों के लिए, ठीक है, कि जहां पे जो लिंक कर रहा है अलग अलग सेवरल टाइप्स, जो अलग अलग वैलिडेशन है, उन सारी चीजों के लिए ये यहाँ पे वो रिलेटेड टेबल्स पॉपुलेट नहीं होंगी, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताया। इसके बाद स्टार्ट में मैंने आपको बताया था लाइन टाइप में दो चीजें और भी हैं, ठीक है। वो लाइन टाइप में दो चीजें क्या है, एरिया और ग्रुप, ठीक है। इसका मैं आपको यूज बता देता हूँ कि क्या है। इसका यूज बेसिकली क्या है, एरिया क्या होता है, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है ना, आपको पता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है कि आप कैसे हम बनाते हैं, पहले हेडिंग, ठीक है, फिर बिगिन टोटल, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, टाइप में सारे जीएल अकाउंट्स आ गए मेरे, मतलब सबका, और टाइप सबका पोस्टिंग, देन एंड टोटल, और देन अगला जो भी एंड टोटल अलग से है। तो ऐसे हम उसको एक मतलब प्रॉपर देखने में अच्छा लगे। तो अभी जैसे मेरा ग्रुप मैंने डाल दिया, ठीक है, एक कोई ग्रुप है किसी कंपनी के लिए, कुछ भी कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने, तो ये आपको थोड़ा अलग सा एक व्यू देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप डाल दिया, ठीक है, एक यहाँ पे कंपनी, और इस ग्रुप के लिए, ठीक है, एरिया, और ये जरूरी नहीं कि ये आपके ऊपर है, ये पूरा जब जब यहाँ पे ग्रुप और एरिया लेते हो ना, तो ये ना आप टेबल आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, ये मतलब क्योंकि आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एरिया में मैंने डाल दिया सेल्स डेटा, ठीक है। सेल्स डेटा के बाद अभी मैं इसको लूंगा टेबल, और सेल्स डेटा में टेबल क्या है, सबसे पहले आइटम, कस्टमर, उसके बाद आइटम, ठीक है, इसके बाद और वेंडर, ठीक है। ये सेल्स डेटा और परचेज डेटा उसमें ये रिलेटेड कर, ठीक है। सो मैं एक जीएल अकाउंट ले लेता हूं और उसको सेल्स डेटा ना देके उसको इंपॉर्टेंट डेटा ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, जिससे थोड़ा सा मेक सेंस करे बात को, ठीक है। इसको मैं मैंडेटरी डेटा ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे वापस से इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इसको ऑफ करो या मतलब वापस यहाँ पे सेलेक्ट करो, बट एक क्या है, वो आपको एक ब्यूटीफुली आपको अभी ये दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको वापस ये लिया, एंड अभी मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अ व्यू आपको अच्छे से मिला ना, कि ये क्रोनस कंपनी है, ठीक है। क्रोनस कंपनी के अंदर ये सारे मैंडेटरी डेटा है, और उसके बाद ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिख गया। तो ये जैसा आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में कैसे दिखता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में सारा का सारा एकदम प्रॉपर दिखता है ना, जब हम उसको इंडेंटेशन कर देते हैं प्रॉपर सब कुछ, तो एक अच्छे तरीके से प्रॉपर विजिबिलिटी होगी। अगर किसी कोई तीसरा आदमी भी देख रहा है, आप नहीं देख रहे हो, कोई थर्ड पर्सन भी आके चेक कर रहा है, तो
एक डिजाइन करने का तरीका है, जरूरी नहीं आप ये सेलेक्ट करके बनाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन जब भी ये कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये चीजें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और आप इसके थ्रू आप ये ब्यूटीफुली प्रेजेंटेबल बना सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट है जो कि सुना सबने है, आई होप देखा भी सबने होगा, यूज रेयर ने किया, जैसे गुलशन ने भी बताया कि गुलशन ने भी इसको अभी तक यूज नहीं किया, बट ये है, और बस वही है कि हम जानते नहीं है कि वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करे, कैसे चीजों को हमारे लिए इजी कर रही है, बीइंग एन अ कंसल्टेंट। सो आज के जो सेशन में हमने प्लान किया था कि हम कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट तक बताएंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा उस सेशन में मैं आपको एक काइंड ऑफ आइडिया दे देता हूं कि यहाँ पे जो बाकी चीजें बची हैं, आप क्वेश्चनर कैसे बना सकते हो। आपको पता है एक टेबल के लिए, चार्ट ऑफ अकाउंट टेबल के लिए, टेबल में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं ना, देयर सो मेनी फील्ड्स, एंड यू कैन क्रिएट फॉर ईच फील्ड्स, यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस कि जो आपका क्लाइंट पढ़ेगा, आंसर देगा, और उसके बाद वो चीजें वो आप उसको प्रोसेस में ले सकते हो। तो आप क्वेश्चनर कैसे बनाओगे, ठीक है। फिर हम पैकेज में थोड़ी और एडवांस चीजें, काफी ज्यादा चीजें, जैसे वर्कशीट क्या होगी, वर्कशीट बेस हो गई, अभी हम उसके ऊपर टॉप पे चलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पैकेज में एडिशनल चीजें, जैसे मल्टीपल फील्ड्स है ना, एक टेबल में बहुत सारी फील्ड्स हैं, मुझे कुछ कम सेलेक्ट करनी है, कुछ ज्यादा सेलेक्ट करनी है, और फिर पैकेज के टाइम पे, इंपोर्ट करने के टाइम में बहुत सारी एरर आएंगी। तो मैं जब आऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में, तो वो मैं कुछ एग्जांपल सैंपल के साथ, जो एरर आती है मोस्टली, और उन एरर को आप कैसे हैंडल करोगे, कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चनर्स आप कैसे बनाओगे, टेम्पलेट्स कैसे बनाओगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जो पैकेज तो आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज के सेशन में बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट, क्योंकि ये मैंने जब इसको देखा था प्रॉपर, मैंने इसको जब रीड आउट किया सेशन के लिए, जाहिर सी बात है, मैंने आपको खुद भी बताया था कि बिफोर दिस सेशन, और जब मैं ये टॉपिक ढूंढा था तो उस टाइम तक मैं खुद भी अवेयर नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, लेकिन जब मैंने पढ़ा, उसको देखा, तो मैं लगा यार ये तो अच्छी चीज है, इससे इससे ब्यूटीफुल तो कुछ है ही नहीं बिजनेस सेंटर के अंदर। ये अपने आप को काम कम करना पड़ रहा है और अच्छे से डेटा हर एक जगह पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट सेशन में ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चनर, कंट्री, और उसके बाद टेम्पलेट्स, पैकेज के अंदर कितनी और सारी चीजें हैं, वो हम हैंडल कैसे करेंगे। इवन प्रोसेसिंग ऑर्डर भी है, मान लो एक साथ आपने 10 कॉन्फ़िगरेशन पैकेज डाल दिए, अभी बिजनेस सेंट्रल आपको बताएगा कि कौन सा पैकेज, आप बिजनेस सेंट्रल को बता दिया कि पहले ऑर्डर में ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, ये जाना, तो वो प्रोसेसिंग ऑर्डर का आप कैसे यूज करोगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो आज के सेशन में हमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन वर्कशीट देखा था। सो यस, थैंक यू सो मच आज के लिए। सो गुलशन, ओवर टू यू। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। अभी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आज के, जितना भी हमने कवर किया उसके रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। Okay, it seems there is no question. You can raise hand as well. And आगे के सेशन में रैपिड स्टार्ट के रिलेटेड बाकी की जितनी चीजें वो हम लोग कवर करने ही वाले हैं। सो यस, व्हाटएवर योर क्वेश्चंस हैव, आप अभी भी पूछ सकते हो। ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रहा है, इस पे भी आप सेंड कर सकते हो। ये समवन हैज अनम्यूटेड। Hello. You want to ask a question? Yes, yes. Yes, Saurabh. हाय गुलशन, सौरभ। Yeah, please tell. मेरा जो क्वेश्चन था वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मेरे को जो Uh, क्वेश्चन पूछना था वो जीएसटी से Saurabh, in that रिलेटेड case, पूछना था। किससे related? जीएसटी जीएसटी नहीं थ्रेशोल्ड। सौरभ, इन दैट केस बिकॉज नो प्रॉब्लम, आप एक काम करना, आप ये ईमेल आईडी पे आप भेज दो क्वेरी, ठीक है, या फिर 1-to-1 आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस सेशन में आई वांट टू कीप ओनली लिमिटेड टू दिस, बट डेफिनेटली आप 1-to-1 कनेक्ट कर लेना मुझसे, ठीक है। ओके, नो ओके प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके सौरभ। ओके, थैंक यू। Anyone have any question related to this topic? Feel free to ask, or else later on भी आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो। ये सेशन अपलोड हो जाता है, उसके बाद भी आप कमेंट में डाल देना यूट्यूब पे, वहां पे हमने ओपन रखा है। And yes, thanks a lot for your reactions as well. I can see thumbs up coming. So thank you guys. After a long time, हम थोड़ा 1-2 महीने का break लेने के बाद हम वापस आए because we get busy as well. So yes, thanks a lot for your support. And we'll keep doing this now. But हाँ, बीच-बीच में 1-2 महीने का break लेना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें और भी कुछ चीजें देखनी होती है। But yes, thanks a lot for your support and joining the session, and enjoy the rest of your day. Thanks a lot. Hardly waiting for FNO series.
we are not FNO consultants, but yes, we are personally, group Akash, myself, Tabal, we are learning FNO by ourselves, no training, nothing. We have taken a sandbox instance. So हाँ, उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो definitely I'll try to do something for FNO as well. But अभी business central के लिए तो definitely we will keep doing this. So thank you, everyone. Enjoy the rest of your day. Bye-bye. Thank you, sir.